बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम की। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी एक टेक्निक है कि जिसके ज़रिए से हम न्यूरॉन्स के अंदर होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो कि ब्रेन के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जाहिर है उन सब के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और मज़े की बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट हर टाइम मौजूद होता है। और ये इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आ जाता है? आयंस की मोशन होती है। कौन से आयंस होते हैं? आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। हमारी बॉडी के अंदर सोडियम आयंस होते हैं, पोटाशियम आयन होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं, क्लोरीन आयंस होते हैं। यानी बॉडी जो है हमारी वो हर तरह के आयंस उसमें मौजूद होते हैं। तो क्या होता है, एक सेल जो हमारा है उसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल मेम्ब्रेन जो है उसको मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया है, थोड़ा सा बड़ा करके बनाया है। ये एक सेल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफ गेट्स छोड़े हुए हैं। ये एक गेट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये सेल का बाहर का हिस्सा है और ये सेल के अंदर का हिस्सा है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सेल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरह के आयंस मौजूद होते हैं और जिसकी वजह से सेल के अंदर का जो चार्ज है वो नेगेटिव ज़्यादा होता है और पॉजिटिव उसमें कम होता है। मीन्स ओवरऑल जो सेल है इनसाइड द सेल जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड और आउटसाइड द सेल जो है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इन दो, इनसाइड और आउटसाइड के दरमियान एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, जिसको हम अगर मेजर करें तो रेस्टिंग स्टेट में जब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी न्यूरॉन्स नहीं कर रहा तो तब उसका जो वोल्टेज होता है दैट इज 70 मिली वोल्ट्स। सेल का जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है दैट इज -70 मिली वोल्ट। माइनस इसलिए कि चूंकि सेल के अंदर नेगेटिव ज्यादा होता है, बाहर पॉजिटिव ज्यादा होता है, तो मैं यूं कह लेता हूं कि इस साइड पे नेगेटिव है, उस साइड पे मोर पॉजिटिव है। और अक्रॉस द सेल जो है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हमारे पास पोलराइजेशन होती है। अगर आप देखें तो सेल के बाहर सोडियम आयंस की एक्सेस होती है, यानी सोडियम आयन ज्यादा होते हैं और सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। जबकि अगर आप पोटाशियम आयंस को देखें तो वो सेल के अंदर ज्यादा होते हैं, बाहर उनकी कंसंट्रेशन कम होती है। अच्छा, तो जब ये होता है, कोई बाहर से न्यूरॉन को सिग्नल मिलता है, ये न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन आप इज्यूम कर लें, ये बाहर जो है ये बहुत सारे, मैं कहता हूं कि पॉजिटिव सोडियम है जिसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और साथ में यहां पर पोटाशियम भी मौजूद है जिसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वो पोटाशियम जो है अंदर ज्यादा होगा, बाहर कम होगा। सेल के अंदर पोटाशियम ज्यादा होता है और सेल के बाहर पोटाशियम कम होता है। जबकि सेल के अंदर सोडियम कम होता है और सेल से बाहर जो है सोडियम ज्यादा होता है। मैं सोडियम आयंस की बात कर रहा हूं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सिमिलरली पोटाशियम के भी मैं आयंस की बात कर रहा हूं। पोटाशियम के आयंस सेल के अंदर ज्यादा होते हैं, सेल के बाहर कम होते हैं। अगर आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को देखें तो यहां भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मौजूद है। अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सेल हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मौजूद है। नीचे पोटाशियम ज्यादा, ऊपर पोटाशियम कम, ऊपर जो है सोडियम ज्यादा, नीचे सोडियम कम। तो क्या होता है, जब कोई स्टिमुलाई मिलता है, कोई सिग्नल मिलता है, कोई सिग्नल इस न्यूरॉन्स के ऊपर टच होता है, डेंड्राइट से वो सिग्नल रिसीव कर लेता है, तो क्या होता है, उससे सोडियम का ये पाथ जो है ये खुल जाता है, ये गेट खुल जाता है। तो क्या हो जाता है, वो रेस्टिंग पोटेंशियल से एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे अगर उसको वोल्टेज मिल जाए, दैट इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अगर -55 हो जाए, किसी तरह से ये सोडियम अंदर आ जाए
तो क्या होगा, अगर सोडियम बहुत तेज़ी से अंदर आएंगे तो यहाँ पर सोडियम का रश बन जाएगा सोडियम आयंस का, वहाँ पर सोडियम आयंस कम हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, यहाँ का जो इस के एकरास सेल मेम्ब्रेन के एकरास जो ग्रेडियंट है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट वो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, पॉजिटिव में थोड़ी कमी आ जाएगी, वो कम नेगेटिव हो जाएगा सेल। क्यों कम नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या आ गए, सोडियम आयंस नीचे आ गए। अब सेल के अंदर जब सोडियम आयंस चले जाते हैं तो उसकी नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाती है, ये ग्रेडियंट थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो क्या है, अब आप देख रहे हैं ये -70 से -55 की तरफ जा रहा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेडियंट कम हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। मजीद सोडियम आयंस अगर आएंगे यहाँ से तो यहाँ पर मजीद सोडियम आयंस कम हो जाएंगे, यहाँ पर सोडियम आयंस का मजीद रश बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह अब पोटाशियम आयंस जो हैं वो बाद में, देखिए पहले सोडियम आयंस नीचे जाते हैं, उसके लिए अब ये गेट खुलते हैं, फिर जब ये गेट खुल जाता है एक पोटेंशियल पर आकर तो क्या हो जाता है, पोटाशियम आयंस ऊपर जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये प्रोसेस होगा, सोडियम बहुत ज्यादा तादाद में सेल के अंदर जाएगा और इससे डीपोलराइजेशन होगी। ये जो पोल्स पहले बने हुए थे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो पोलराइजेशन हुई थी वो पोलराइजेशन कम पड़ जाती है, यानी इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्यों होती है, सोडियम आयंस सेल मेम्ब्रेन को पास करके सेल के अंदर चले जाते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से सोडियम आयन अंदर जाएंगे, क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगी। अब इस डीपोलराइजेशन के बाद एक स्टेज आ जाता है यहां पर कि पोटाशियम के लिए गेट खुल जाता है। जब पोटाशियम के लिए गेट खुल जाता है तो ऑब्वियसली उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो इसने क्या करना है, बाहर जाना है। तो क्या होता है, जब ये गेट खुल जाते हैं पोटाशियम वाले तो ऊपर रश ज्यादा हो जाता है पॉजिटिव का सेल के बाहर, और नीचे से पॉजिटिव बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और ऐसा होता है दोबारा आप देखें रीपोलराइजेशन हो जाती है, दोबारा सेल पोलराइज्ड हो जाता है। तो इस प्रोसेस के जरिए क्या होता है, सेल के अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप हो जाती है, एक पल्स सा बन जाता है। याद रहे एक दफा किसी अगर हम ये न्यूरॉन्स का कोई न्यूरॉन है, ठीक है, ये कोई न्यूरॉन है और इसके जरिए से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आगे जो है पास करता है। तो यहां पर इस तरह के पल्सेस बनते हैं, एक पल्स बन गई है इस प्रोसेस के जरिए। एक दफा सोडियम आयन अंदर गए, वोल्टेज में कमी आई, डीपोलराइजेशन हुई, फिर पोलराइजेशन हुई, रीपोलराइजेशन, और एक पल्स बन गई। ये पल्स आगे जाती है, दूसरी पल्स नहीं बनती, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप वेव जनरेट कर लेते हैं और वो वेव आगे ट्रेवल करती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हर टाइम चल रही होती हैं। तो इलेक्ट्रिक एन्सेफेलोग्राम इन एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। इंडिविजुअली एक न्यूरॉन के अंदर एक छोटा सा पल्स जो पैदा होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और उसकी वजह से एन्सेफेलोग्राफी में वो छोटे से जो वोल्टेजेस है उसको हम मेजर नहीं करते। हाँ, बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे होकर एक एक्युमुलेटिवली एक चार्ज जो है वो सरफेस को, स्किन को दे रहे होते हैं, और उस फ्लक्चुएशंस को हम फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं ईईजी के अंदर। तो इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसको स्कल के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर लगाया जाता है या बॉडी के ऊपर कई जगहों पर। वो क्या करते हैं, स्किन को जो इलेक्ट्रोड्स, जो आयंस मिल रहे होते हैं वो आयंस कलेक्ट करता है उन इलेक्ट्रोड के जरिए, और उसका ग्राफ जो है वो हम एक पेज पे लेते हैं, ठीक है। ग्राफ के ऊपर उसकी मुख्तलिफ तरह की, फॉर एग्जांपल ये एक पैटर्न हमारे पास आ गया, तो उस पैटर्न को देख लेते हैं कि ये पैटर्न जो है आया ये नॉर्मल ब्रेन का है या ये किसी एबनॉर्मलिटी को शो करता है,
कोई मसला हो ब्रेन में तो वो इस ग्राफ से पता चल जाता है, वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ से। तो वोल्टेज के अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है और ब्रेन के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं, उन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी यूज होता है। ईईजी से हमें पता चलता है कि ब्रेन जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है या इसके अंदर कहीं पर कोई डिफेक्ट मौजूद है, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि एक नॉर्मल इंसान का ईईजी किस तरह होना चाहिए, एक सोए हुए इंसान का किस तरह होता है, एक जागे हुए इंसान का किस तरह होता है, एक शख्स कोमा में है तो उसका किस तरह होगा, एक शख्स को एपिलेप्सी है तो उसका किस तरह होगा। तो इन सारी चीज़ों का पता इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज से चलता है, क्योंकि न्यूरॉन के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर हर टाइम आइंस की जो है मोशन हो रही होती है। चूँकि आइंस हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, हमारे बोन्स के अंदर न्यूरॉन्स जा सकते हैं, हमारी मुख्तलिफ जगहों पर गेट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव करने के लिए, पल्सिस को रिसीव करने के लिए, पल्सिस को वापस करने के लिए। तो इसीलिए हम ईईजी यूज़ करते हैं टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज दैट इज कैरिंग आउट इनसाइड द ब्रेन। ठीक है, तो इसकी उम्मीद है समझ आ गई होगी। पहले कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से सोडियम आयंस इनसाइड द सेल जाते हैं और उसकी सेल बाउंड्री के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसको कम कर देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। फिर जब पोटाशियम के लिए बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है, क्या हो जाता है, वो ग्रेडियंट दोबारा डेवलप हो जाता है और रीपोलराइजेशन हो जाती है। वापस आते हुए कभी ऐसे हो जाता है कि जब रीपोलराइजेशन होती है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो जाती है, जिसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। यानी उस 70 यानी रेस्टिंग जो हमारा पोटेंशियल है हमारी सेल्स का, रेस्टिंग पोटेंशियल से भी नीचे चला जाता है, -70 मिलीमीटर से भी -70 मिली वोल्ट से भी नीचे चला जाता है। उसको फिर दोबारा हम एटीपी यानी कोई एनर्जी देकर दोबारा सेल को रेस्टिंग पोजीशन पे लाते हैं, और सेल जब रेस्टिंग पोटेंशियल पे होता है तो दोबारा वो सिग्नल जो है नया सिग्नल रिसीव करने के काबिल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चार्जेस की मोशन हो रही होती है और इनको रिकॉर्ड करने के लिए हम ईईजी यूज़ करते हैं। बाकी इस टॉपिक में कोई ख़ास इतनी बातें नहीं है, ये सिर्फ एप्लीकेशंस के हवाले से है कि किस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी को हमारी मेडिकल साइंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इससे हम ब्रेन का पिक्चर निकाल सकते हैं, तो कि ब्रेन किस तरह काम कर रहा है। इसके बाद मैं 12 चैप्टर के रिव्यू की तरफ जाऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है और इसके अंदर जो मुख्तलिफ फार्मूले हैं उसको इस्तेमाल करने के कुछ टेक्निक्स, और ताकि आगे आपको मुख्तलिफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 12। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात की है थ्रू आउट द चैप्टर, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आप जानते हैं कि जब भी किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर से फ्री चार्जेस मूव होना शुरू हो जाते हैं, और उन फ्री चार्जेस की मूवमेंट पर यूनिट टाइम जो है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर तो वो इलेक्ट्रिक चार्जेस नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो आमतौर पर इलेक्ट्रिक करंट होता है, लेकिन सर्किट के अंदर हमारी कन्वेंशन यही होती है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, तो उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों का इफेक्ट सेम होता है, एक ही बात है, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव इज्यूम करते हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव इज्यूम करते हैं। तो ये अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन मिल जाए कि जनाब किसी सर्किट के अंदर पर सेकेंड किसी क्रॉस सेक्शन से इतना चार्ज मूव कर रहा है, कोई मैग्नीट्यूड बता दे, लेट्स सपोज 10 कूलम चार्ज 3 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो आप करंट मालूम कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, चार्ज इन कूलम्स लेंगे और टाइम इन सेकंड्स लेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के इस फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे और आपको करंट मिल जाएगा। करंट एवरेज भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है, बट मोस्टली हियर वी आर इंटरेस्टेड इन द एवरेज करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो जब कंडक्टर के अंदर से
करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के क्रॉस हमें लाजमी तौर पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है. लेट सपोज आई कॉल दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव. इस साइड को मैंने किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है और इसको किसी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है. अब इनसाइड दैट कंडक्टर देयर आर मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट वांडर अराउंड. तो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक पुश सा मिल जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं. इनिशियली वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि मैंने अभी इसके क्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव मूव होना शुरू हो जाते हैं. लेकिन चूंकि आप जानते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते, वो वांडर अराउंड करते हैं. कभी एक जगह कोलिजन हो जाती है, कभी दूसरी जगह कोलिजन हो जाती है और वो जिगजैग पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं. अगर हम उनकी एक्चुअल वेलोसिटी की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा होती है. फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है ऑलमोस्ट 10⁵ मीटर्स इन 1 सेकेंड होती है. लेकिन इस केस में एक्चुअल केस में प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की जो इफेक्टिव वेलोसिटी होती है, चार्जेस की मोशन की जो वेलोसिटी होती है, वो बहुत ज्यादा कम होती है. कम इस वजह से होती है कि हम उन सारी रैंडम वेलोसिटीज का एवरेज ले लेते हैं. उन सारी रैंडम वेलोसिटीज का जो कोई चार्ज पार्टिकल अंदर कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इन दिस केस, तो हम उन सब का एवरेज ले लेते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम आती है. दैट इज ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁴ और -5 मीटर्स इन 1 सेकेंड. ठीक है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट जो है दैट इज मीटर पर सेकेंड. इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है. और इसी तरह फिर हमने ओहम लॉ पढ़ा. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कुछ और भी आपके पास ये एक्सप्रेशंस हैं. इसमें ई जो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जो आपने एक क्रॉस दैट कंडक्टर अप्लाई की है. टा इट्स अ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम. ये दो, जाहिर है मैंने कहा है कि वो कोलिजन्स करते हैं, वो फिजिकल कोलिजन्स नहीं होती जिस तरह दो बिलियर्ड्स बॉल कोलाइड करते हैं, लेकिन होती वो कोलिजन ही है. हम उसको कोलिजन कहते हैं, इंटरेक्शन ऑफ द फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट ऑफ कोर एटम्स. तो उन सारी इंटरेक्शंस को हम कोलिजन्स ही कहते हैं. तो उन कोलिजन्स के नतीजे में जाहिर है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी चेंज होनी है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. बहरहाल दो कोलिजन्स के दरमियानी दौरानिये को हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम टा से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये मास ऑफ दैट चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन का मास है. तो ये इन तीनों चीजों पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इन टर्म्स ऑफ करंट भी आप इसको लिख सकते हैं. तो इस ये करंट डिवाइडेड बाय एन जो है दैट इज चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो इस इक्वेशन से ये भी डिराइव की जा सकती है. पिछले लेक्चर्स में इसको डिस्कस भी किया है. एंड देन यू कैन आल्सो राइट इट इन दिस वे. V is voltage divided by rho L N E. L is length of conductor, rho is resistivity, N is charge density, वही बात है free electron density, and E जो है E is charge of individual charge carrier, individual electron. तो ये इन सारी चीज़ों से आप अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे कि कौन सा डेटा आपके पास अवेलेबल है, तो आप वही फार्मूला यूज करेंगे. इसी तरह ओहम लॉ हमने पढ़ा. ओहम लॉ में तीन चीजें हैं, वोल्टेज है, करंट है और रेजिस्टेंस है. ओहम लॉ जो है ये दो चीजों के दरमियान है बुनियादी तौर पर. और वो दो चीजें क्या है? एक है करंट और एक है वोल्टेज. वोल्टेज नहीं होगी, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगी तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा. तो यहां पर करंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, वोल्टेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अगर हम ओहम लॉ की बात कर रहे हैं तो एक चीज आपको कंफर्म पता हो कि ओहम लॉ तब वैलिड है कि जब करंट और वोल्टेज का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट रहे. स्लोप कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि V यानी R रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे. स्लोप ऑफ ओहम लॉ
क्या शो करता है? इसका स्लोप अगर आप देखें तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो इट इज राइज डिवाइडेड बाय रन। तो राइज में क्या है आपके पास? करंट है, और रन में क्या है? वोल्टेज है। तो ये करंट बाय वोल्टेज हो जाएगा। अगर हम स्लोप या ग्रेडियंट की बात करें तो इट इज आई डिवाइडेड बाय वी। आई डिवाइडेड बाय वी क्या होता है? अक्सर लोग यहां पर एक मिसकंसेप्शन का शिकार होते हैं। वो समझते हैं ये ग्रेडियंट जो है या ये स्लोप जो है ये हमें रेजिस्टेंस देता है। हालांकि ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, 1/r होता है। 1/r से मतलब क्या है? इट इज कंडक्टेंस। ठीक है, इसके लिए सिंबल आमतौर पे आपकी बुक में भी जी लिखा हुआ है, तो जी सिंबल इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ आई वी कर्व इज जी। ओहम लॉ तब वैलिड होगा जब एक स्ट्रेट लाइन होगा। कंडक्टर्स में ऐसा होता है। तो आमतौर पर मेटल्स में हम ओहम लॉ को अप्लाई करते हैं क्योंकि ये मेटल्स के लिए वैलिड है। सेमीकंडक्टर्स हुए, थर्मिस्टर्स वगैरह, इन चीजों में ये ग्राफ जो है वो डिफरेंट होता है। वो स्ट्रेट लाइन इस तरह स्लोप कांस्टेंट नहीं होता, तो उनके लिए हम ओहम लॉ इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर आर में वेरिएशन आएंगी तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। आर में वेरिएशन आती है टेम्परेचर चेंज होने से। तो आमतौर पर अक्सर बुक्स में ये लिखा होता है कि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब तक फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है, तब तक ओहम लॉ वैलिड है किसी भी मेटल के लिए। रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस असल में क्या है और ये कहां से आ जाती है? ऑब्वियसली अगर किसी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं और बहुत सारे कोर एटम्स हैं और वो कोर एटम्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं और फ्री चार्जेस भी मोशन कर रहे हैं, तो किसी भी चार्ज के लिए उसके अंदर से मूव होना मुश्किल होगा। पर्टिकुलरली जब वहां पर हीट एनर्जी आएगी और वो कंडक्टर के अंदर के एटम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से वाइब्रेशन करेंगे, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसके अंदर से पास होना मुश्किल होगा, उसको ज्यादा पोजीशंस ऑफर होंगी। तो रेजिस्टेंस बुनियादी तौर पर हम किसी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन से अगर डिराइव करें तो ये हमारे पास उसकी जो है एक्चुअल फिजिकल नेचर की जो इक्वेशन है ये आ जाती है। रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जनाब डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, ये दोनों मैंने लिखे। लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है, और फिर रो के साथ इसका ताल्लुक है। तो रो जो है दैट इज m डिवाइडेड बाई n ई स्क्वायर टा। ये जो बाकी सारी चीजें हैं ये मिलकर हमें नेचर ऑफ द मटेरियल बताती हैं। नेचर ऑफ द मटेरियल, तो ये इनमें से कोई भी चेंज होगा रेजिस्टेंस चेंज होगी। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, e इज चार्ज ऑन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री चार्ज है, हम इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही लेते हैं। टा इज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सारी चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। आमतौर पर अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल रखें तो ये ख्याल रहे कि लेंथ अगर आप चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगी। अब लेंथ चेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि एक वायर है, आपने उसके साथ दूसरी वायर जोड़ दी, उसकी लेंथ बढ़ गई। और एक तरीका यह है कि उसी एक वायर को आपने स्ट्रेच कर दिया। अगर एक ही वायर को आप स्ट्रेच करेंगे तो सिर्फ लेंथ चेंज नहीं होगी बल्कि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगा, क्योंकि आप स्ट्रेच करेंगे वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। अब लेंथ बेशक बढ़ जाएगी लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया भी साथ में कम हो जाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखना है। क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? क्वेश्चन में अगर कहा है कि एक वायर है और दूसरी वायर इसके साथ जोड़ दी, अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जाहिर है अब रेजिस्टेंस फिर उसी हिसाब से आप देखेंगे सिर्फ लेंथ में चेंज आई है। लेकिन अगर वो कहे कि वायर इज स्ट्रेच्ड टू इट्स डबल, टू इट्स ट्रिपल, या इट इज कंप्रेस्ड टू इट्स हाफ, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है? आपने वॉल्यूम के टर्म में देखना है कि इनिशियल वॉल्यूम क्या था और फाइनली वॉल्यूम क्या हो गया। तो वॉल्यूम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, एरिया
ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड विथ लेंथ, एंड नया वॉल्यूम जो होगा एक नए एरिया के साथ, एक नए लेंथ के साथ हमारे पास वही चीज आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, अगर एरिया के अंदर चेंजेस आ रही हैं और साथ में वॉल्यूम लेंथ के अंदर भी चेंजेस आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों को कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल, एंड देन वी चेक कि लेंथ में कितना चेंज आया, एरिया में कितना चेंज आया, फिर अकॉर्डिंगली हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके बाद रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी जो है वो न लेंथ पे डिपेंड करती है न एरिया पे डिपेंड करती है। अब आपकी बुक में रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला है एक रेजिस्टेंस का है जो कि ये है रो एल बाई ए, और एक रेजिस्टिविटी का है इस रो का, रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। अब यहां पे नजर ऐसे आ रहा है कि एरिया और लेंथ चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, हालांकि ऐसा नहीं है। रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल के साथ चेंज हो सकती है। वजह क्या है, देखें, अगर रेजिस्टिविटी एरिया के साथ चेंज होती है तो कैसे चेंज होती, अगर हम कहें लेट सपोज चेंज होती है, मैं कहता हूं कि एरिया डबल कर दिया। अब अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में फौरन आ जाता है कि एरिया डबल हो गया, 2a हो गया तो रेजिस्टिविटी भी डबल हो जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि एरिया डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, यानी एरिया रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, तो यहां पर 1 2 इस रेजिस्टेंस के नीचे भी आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप लेंथ की बात करें तो मैं कहता हूं कि चलो लेंथ डबल हो गया तो रेजिस्टिविटी भी डबल होगी। मैंने लेंथ को डबल कर दिया तो लेंथ डबल हो गया, तो उधर आपने कहा है कि लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल होगी, तो आपने उसके साथ यहां भी 2 लिख लेना है, एंड वंस अगेन दे कैंसिल आउट। सो रेजिस्टिविटी जो है न लेंथ पे डिपेंड करती है न एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, मींस इट हैज नथिंग टू डू विद द डायमेंशंस ऑफ दैट मटेरियल जिसकी आप रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल किस तरह का है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, जिस तरह का भी मटेरियल हो उसकी डिफरेंट रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी क्यों डिफरेंट होती है, रेजिस्टिविटी का जो बुनियादी फार्मूला है वो हम कंडक्टिविटी से निकालते हैं। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी जो है किसी भी मटेरियल के अंदर चार्ज के फ्लो होने की जो सलाहियत है उसका पता हमें कंडक्टिविटी से चलता है। अगर आप पीरियाडिक टेबल उठाकर देखें, नए जो पीरियाडिक टेबल्स आए उसमें हर चीज़ की वैल्यू लिखी होती है, तो हर मटेरियल की एक वेल डिफाइंड जो है कंडक्टिविटी होती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकती है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज एन ई स्क्वायर ई टा डिवाइडेड बाई एम। एन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई चार्ज ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, ई कैपिटल ई इज फील्ड that is applied across that conductor, and ta is the relaxation time, m is mass of individual electron। तो यहां पर आप देखें, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टा में फर्क आएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी कोलाइड होंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग अप्लाई करेंगे, तेजी से मूव करेंगे, और वाइस वर्सा। सिमिलरली मास, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो किसी भी कंडक्टर के अंदर चूंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से वो तो वैसे भी कांस्टेंट होता है। एन और टा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब कॉपर की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, आयरन में कितने होते हैं, गोल्ड में कितने होते हैं, तो ये डिफरेंट मटेरियल्स में पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो उस पर डिपेंड करता है। अब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं, और फिर उनमें कोलिशंस भी होती हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सही है, तो इसलिए
टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, सिमिलरली कंडक्टिविटी भी इस पे डिपेंड करती है। एक और चीज रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज 1 डिवाइडेड बाय आर, इट्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट इज सीमेंस, एस से डिनोट होता है, या आप ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं या म्हो भी लिख सकते हैं, MHO या ओम इनवर्स, ये दोनों यूज, या सीमेंस, ये तीनों हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें अल्फा, अल्फा एक पैरामीटर है जो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस के साथ साथ रेजिस्टेंस के अंदर चेंजेस की इंफॉर्मेशन देता है। अल्फा हमें बताता है कि कौन सा मटेरियल कितने टेम्परेचर चेंज करने से उसके रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाता है। कुछ मटेरियल का अल्फा पॉजिटिव होता है, जैसे कंडक्टर्स का अल्फा पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है, नया रेजिस्टेंस, वो ज्यादा होता है उस रेजिस्टेंस से जो हमने 0 सेल्सियस पे देखा होता है। तो इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज लेस देन द फाइनल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस चूंकि ज्यादा टेम्परेचर है तो अब ज्यादा हो गई होगी, तो इस वजह से यहां से हमें पॉजिटिव आता है। मेटल्स के लिए पॉजिटिव अल्फा होता है, जबकि सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का अल्फा नेगेटिव होता है। वजह यह है कि सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो थर्मल एक्साइटेशन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वो कंडक्शन स्टार्ट कर लेता है, यानी उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो अल्फा फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर सम इलेक्ट्रोलाइट्स और फॉर इंसुलेटर्स इज नेगेटिव, while it is positive for metals, negative for semiconductors. इसी तरह रेजिस्टिविटी के टर्म में भी आप अल्फा को लिख सकते हैं, और ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। तो अगर कोई क्वेश्चन रेजिस्टिविटी की फॉर्म में दिया गया हो तो आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। डेल्टा टी उसके अंदर चेंज इन द टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। इसके बाद एक और टर्म जो कि यूज होती है, दैट इज करंट डेंसिटी। करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या टेंसर है, लेकिन चलो इसको स्केलर क्वांटिटी समझे, वेक्टर कम से कम नहीं है। तो जे जो है दैट इज करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, या कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो आप अगर इसको इस तरह लिखेंगे तो ये एक वेक्टर है करंट डेंसिटी और उसके यूनिट्स एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद कुछ और चीजें हमने पढ़ी थी इस चैप्टर के अंदर, जैसे इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, हीट किस तरह कंडक्टर के अंदर जो है डेवलप हो जाती है, कंडक्टर गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमने कहा था कि लाइन लॉसेस होते हैं। तो वो भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पावर कैसे हम डिस्कस करेंगे। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, इसमें करंट मल्टीप्लाइड विद वोल्टेज, और ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिराइव किया था। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ डिराइविंग दीज इक्वेशंस, बस जस्ट रिमाइंडिंग यू कि इसमें पावर जो है इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। और अगर आप वोल्टेज की जगह आई स्क्वायर आर लिख लें तो यानी वोल्टेज जो है दैट इज आई वी, अगर आप इसकी जगह आई वी, वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, अगर इसकी जगह आई आर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो आपके पास आई स्क्वायर आर आ जाता है। इसके बाद वी स्क्वायर बाई आर भी इसको लिख सकते हैं इफ यू सब्स्टिट्यूट आई बाई वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एंड सिमिलरली करंट के लिए आप डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। सो यू कैन यूज ऑल दीज इक्वेशंस। पावर का यूनिट जो है दैट इज वाट, क्लियर है। और फिर सर्किट के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो जाती है, एनर्जी जो डिसिपेट होती है सर्किट के अंदर, जब करंट फ्लो करता है तो कुछ ना कुछ हीट पैदा हो जाती है, वायर्स गर्म हो जाते हैं, कनेक्शंस गर्म हो जाते हैं। तो उसका रीजन ये है कि ये जो है एनर्जी जो है पावर मल्टीप्लाइड विद टाइम होती है। तो जब हम सर्किट के अंदर से करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होता है,
हीट डेवलप हो जाती है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ करंट, H इज I स्क्वायर RT। करंट ज्यादा होगा, ज्यादा हीट डेवलप होगी। रेजिस्टेंस और टाइम के साथ भी ये इसका रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से हीट प्रोड्यूस्ड इन सर्किट्स फाइंड कर सकते हैं। फिर इसी तरह हमने रेजिस्टेंसेस पढ़े हैं, तो रेजिस्टेंसेस को कभी कभी आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कभी आप उसको पैरेलल में लगाते हैं ज़रूरत के मुताबिक। फॉर एग्जांपल मेरे पास रेजिस्टेंसेस हैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ की, और मुझे किसी सर्किट के अंदर उन्हें लगाना है, मुझे चाहिए ज़्यादा रेजिस्टेंस और मेरे पास जो रेजिस्टेंसेस है वो स्मॉल रेजिस्टेंस के हैं। तो उन रजिस्टर की चूंकि रेजिस्टेंस कम है और मुझे ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, लिहाजा मैं उनको क्या करूंगा, उनको सीरीज़ में कनेक्ट करूंगा। जब भी आप रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनसे आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से ज़्यादा होता है, वो सारे एड अप हो जाते हैं इस तरह, R1 प्लस R2 प्लस R3 और सो ऑन। जितने भी रेजिस्टेंसेस आपने सीरीज में लगाए, सीरीज में लगाने का मतलब यह है कि करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, ये एक है, ये दूसरा है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, क्योंकि करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है। अगर आप उनको पैरेलल में लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ये दूसरा केस अगर हम इज्यूम कर लें कि एक रेजिस्टेंस जो है वो इधर है और दूसरा मैं उसके पैरेलल इधर लगा लेता हूं, ठीक है, और फिर उनके क्रॉस पोटेंशियल अप्लाई कर लेता हूं, तो ये दो रेजिस्टेंसेस जो हैं ये अब पैरेलल में हैं, ठीक है। पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल केस में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस जितने भी आपने पैरेलल में लगाए हैं उनका इसी तरह से आप ऐड करेंगे। एक चीज याद रखें कि जब पैरेलल में आप लगाते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो उस तीनों में से सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम होती। तो अगर आपके पास रेजिस्टेंसेस ज्यादा वैल्यू के हैं और आपको कम रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर चाहिए तो आप उनको पैरेलल में कनेक्ट करके अपनी जरूरत के मुताबिक रेजिस्टर बना सकते हैं। तो इस तरीके से जब वो सीरीज में होंगे सिंपली ऐड कर दो, जब वो पैरेलल में होंगे तो आप सबसे पहले 1/R इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। किस तरह, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेट सपोज ये दो हैं और एक का है 2 ओहम, दूसरा है 4 ओहम, और मैं कहता हूं कि इन दोनों को पैरेलल में लगाया हुआ है, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं। तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम लिया 4 आ गया, 2 प्लस 1, ये 1/R इक्विवेलेंट है। यहां पर अक्सर स्टूडेंट से एक गलती हो जाती है कि वो 1/R इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं और उसका रेसिप्रोकल फिर नहीं लेते। भाई क्वेश्चन में उसने मांगा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपने इस रिजल्ट का रेसिप्रोकल लेना है, 4/3 आ जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स इसको 3/4 जैसी ही ऑप्शन नजर आ जाता है ये टिक कर लेते हैं। इस बात का खास ख्याल रखना, ये गलती हो जाती है जल्दी में। आपने 1/R इक्विवेलेंट फाइंड किया, ये जो 3/4 आपके पास आया है, तो इसका फिर आपने इंड में रेसिप्रोकल लेना है, बिकॉज द क्वेश्चन आस्क्स अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नॉट इट्स रेसिप्रोकल। तो ये बात खास तौर पर जहन में हो। फिर हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात की थी कि किसी सर्किट के अंदर कोई वोल्टेज सोर्स रखा हुआ है, ईएमएफ सोर्स है, वो ईएमएफ सोर्स कब सर्किट को ज्यादा से ज्यादा पावर डिलीवर करेगा कि जब सर्किट के अंदर मौजूद लोड रेजिस्टेंस उस बैटरी के अंदर, उस ईएमएफ सोर्स के अंदर मौजूद इंटरनल रेजिस्टर के इक्वल हो जाए। आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो ऐसी सूरत में वो ईएमएफ सोर्स मैक्सिमम पावर उस सर्किट को प्रोवाइड करता है, एंड उसका फार्मूला ये है, ई फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या यू मे कॉल इट ईएमएफ, और ये जो स्मॉल आर है ये इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करता है। और इस केस में जब मैक्सिमम पावर की बात हो रही है तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेजिस्टेंसेस सेम होते। फिर हमने बात की थी केसीएल की, किरचॉफ करंट लॉ, कि जब
किसी जंक्शन के पास मुख्तलिफ करंट्स आते हैं, तो जितने करंट्स उस जंक्शन के पास आते हैं उतने उस जंक्शन को लीव करेंगे। तो किसी जंक्शन के ऊपर जितना चार्ज आता है उतना चार्ज उस जंक्शन को लीव करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। एंड सिमिलरली किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है दैट इज EMF का सम और पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम आपस में इक्वल होते हैं। जितना आप किसी सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उतनी एनर्जी वहीं पे कंज्यूम होती है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है द सम ऑफ ऑल द EMFs इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स। तो ये भी हमने किया था, फिर इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए थे, तो इसलिए मजीद डिटेल इसका नहीं कर सकते। एक्सरसाइज जब करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो उसमें मैं इसकी डिटेल फिर आपको बताऊंगा। फिर हमने प्रीवियस क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज की बात की थी कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, नल टाइप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ये इसका डायग्राम है, इस तरह 4 मुख्तलिफ रजिस्टर्स आपस में लगे होते हैं इस तरीके से, और फिर कोई बैटरी हम इसके क्रॉस पोटेंशियल अप्लाई कर लेते हैं, और जब G के ऊपर वैल्यू 0 हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये ब्रिज जो है बैलेंस्ड कंडीशन में है। G के ऊपर वैल्यू क्यों 0 हो जाती है? ये R2 जो है दैट इज वेरिएबल रजिस्टर, और इस वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यूज हम चेंज करते हैं, जिसकी वजह से इस सर्किट के अंदर जो है करंट चेंज होता है, और इस G के अक्रॉस, गैल्वानोमीटर के अक्रॉस जब करंट 0 हो जाता है तो हम कहते हैं कि अब ये ब्रिज जो है ये बैलेंस्ड है। और जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए, हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। फिर इसी तरह पोटेंशियोमीटर कल हमने पढ़ा था। पोटेंशियोमीटर में हमने बात की थी कि एक वायर है और उस वायर को हम क्या कर लेते हैं, अक्रॉस किसी वोल्टेज लगा लेते हैं, और फिर इस पोटेंशियोमीटर के जरिए हम किसी भी बैटरी का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो 2 लेंथ नोट करने होते हैं, पहली रीडिंग कैपिटल L होती है, दूसरी रीडिंग स्मॉल l होती है, और इस तरीके से हम इस फार्मूले को यूज करके पोटेंशियोमीटर के जरिए किसी सेल का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी 12 चैप्टर के मुतालिक। ये चैप्टर जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हवाले से। ईटा में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, नस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें ये छोटे छोटे फार्मूले जो है बार बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप इनको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 12 के। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।